कि सारे देशों में अब अजीब सी घटनाएं होने लगी हैं, जैसे कभी बर्ड्स का इंसानों पर हमला करना और उनका बेहोश हो जाना। तभी हमें स्पेस में एक स्पेस शटल को दिखाया जाता है जो पृथ्वी पर लैंड कर ही रहा होता है, लेकिन वो भी इन्हीं घटनाओं में से एक का शिकार हो जाता है। उसके नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण वो अपने राइट कोऑर्डिनेट से बहुत दूर लॉस एंजलिस के बीचों बीच लैंड करने वाला है। उसमें मौजूद मेजर रेबेका उस स्पेस शटल एंडेवर को एक नदी पर उतारने का फैसला करती है। उसका सीनियर रॉबर्ट तो हार ही मान जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी रेबेका उस स्पेस शटल को आसानी से उस नदी पर उतार देती है। उधर जोशुआ को भी इन सभी घटनाओं के बारे में पता चल चुका होता है। वो अपने साथियों से पृथ्वी का एक 3D मॉडल बनाने के लिए बोलता है और आसपास में हो रही सभी अजीब घटनाओं पर नजर रखने के लिए कहता है। लेकिन जब जोशुआ अपने बनाए 3D मॉडल को एनालाइज करता है तो उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। जोशुआ को उस मॉडल में इस दुनिया का अंत दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ये बर्ड माइग्रेशन और नेविगेशन में प्रॉब्लम होना, ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। इसीलिए वो तुरंत फेमस अर्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉनराड जिम्स्की से मिलकर अपनी खोज के बारे में उन्हें बताता है और जोशुआ की रिसर्च को देखकर जिम्स्की के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही एक मीटिंग करता है जिसमें यूएस के सभी साइंटिस्ट और सभी बड़े ऑफिसर्स होते हैं। जोशुआ इस मीटिंग को लीड करता है क्योंकि दुनिया के अंत की खोज उसने की थी और अब वो वहाँ बैठे सभी ऑफिसर्स को बताता है कि हम सब 1 साल में मरने वाले हैं, जिसे सुनकर उस मीटिंग में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जोशुआ बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके समझाता है कि पृथ्वी के अंदर 2 कोर होती है, एक आउटर कोर और दूसरी इनर कोर, जो कि लोहे का एक मजबूत हिस्सा है, जिसके बाहर एक आउटर कोर होती है जो एक लिक्विड है और ये लिक्विड लगातार एक दिशा में घूम रहा है। ये खौलता हुआ लिक्विड हजारों लाखों टन धातुओं को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुमा रहा है और इन्हीं धातुओं के घूमने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनती है। ये धातु एक इंजन की तरह काम करता है जो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को बनाता है, जो अब बनना बंद हो गया है। हमारी धरती की कोर धीरे धीरे घूमना बंद कर रही है और इसी वजह से ये अजीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि बर्ड माइग्रेशन, नेविगेशन सिस्टम का खराब होना और शहरों में भारी तूफान आना। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी एक चलता फिरता आग का गोला बन जाएगी, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये कोर हजारों मील नीचे है जहाँ का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। लेकिन एक तरीका है जिससे हम इस कोर को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नीचे जाकर एक बहुत बड़े धमाके की जरूरत पड़ेगी इसे फिर से जंप स्टार्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ जाना नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में इंसान आज तक सिर्फ 7 मील तक ही नीचे गया है। जोशुआ की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जिम्स्की जोशुआ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि शायद ये मुमकिन है और हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जिसके बाद हमें ऊटा के अंदर डॉक्टर जिम्स्की के दोस्त डॉक्टर एडवर्ड ब्रेजल्टन को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हाई अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से किसी भी धातु या दीवार में छेद कर सकती है। और उस मशीन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक धातु बनाया है जिसका नाम यूरोप्टेनियम है, जो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को झेल सकता है। ये धातु गर्मी और दबाव को ऊर्जा में बदल देता है, मतलब कि शिप जितना नीचे जाएगा वो उतना मजबूत होती चली जाएगी। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट इसी धातु से एक शिप डॉक्टर एडवर्ड से बनाने को कहती है, जिसका सारा खर्चा यूएस गवर्नमेंट देगी। और देखते ही देखते वो एरिया एक प्रोजेक्ट का अड्डा बन जाता है। एडवर्ड इस शिप को इस तरह से बनाता है कि अगर शिप का कोई भी हिस्सा किसी वजह से डैमेज होता है तो उसे तुरंत इवैक्यूएट और इजेक्ट किया जा सकता है। अब बारी आती है इस मिशन के लिए टीम को चुनने की, जिसको लीड करेंगे डॉक्टर जोशुआ, और इनकी टीम में होंगे मेजर रेबेका जो मशहूर स्पेस शटल पायलट होती है, डॉक्टर जिम्स्की, डॉक्टर एडवर्ड जो इस शिप के क्रिएटर हैं, रॉबर्ट टवर्जन जिसे हमने मेजर रेबेका के साथ देखा था, और डॉक्टर सर्ज लेवेक्यू जो हाई एनर्जी वेपन्स का एक्सपर्ट है। यूएस गवर्नमेंट इस टीम में एक बहुत बड़े हैकर को भी डालती है जिसका नाम थियोडोर डोनाल्ड होता है, जिससे वो देश भर में फैल रही पृथ्वी की तबाही की बातों को इंटरनेट से हटा सके। और कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत के बाद शिप का प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है, जिसकी वो सब बार बार टेस्टिंग करके देखते हैं कि मिशन फेल होने के कितने % चांसेस हैं। और वहीं दूसरी तरफ देश भर में हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली के झटके देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से कई शहर तहस नहस हो जाते हैं। इन सबको देखते हुए जोशुआ और उसकी टीम टेस्टिंग और ट्रेनिंग में ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मिशन के लिए निकल जाते हैं। वो सब पृथ्वी की कोर में जाने के लिए मरियाना ट्रेंच को चुनते हैं। मैं आपको बता दूं, मरियाना ट्रेंच समुद्र के अंदर सबसे गहरा बिंदु है, जिसकी गहराई लगभग 11000 मीटर के आसपास है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मरियाना ट्रेंच के अंदर पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। उधर वो सब जैसे ही अपने शिप को पानी में उतारते हैं, उन्हें एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। जिधर शिप के चारों ओर व्हेल और डॉल्फिन घूम रही होती है, क्योंकि शिप एक सोनार वेव भेज रही होती है। लेकिन अचानक उनका शिप एक बवंडर में फंस जाता है, क्योंकि शिप यूरोप्टेनियम धातु से बना होता है जो टेम्परेचर और दबाव से मजबूत होती है। लेकिन वो इस बवंडर में टूटने लगती है और जैसे तैसे करके इवर्जन सोनिक वेव्स की मदद से धरती की परत में छेद करके उसमें शिप को घुसा देता है। और जोश के बनाए हुए नेविगेशन सिस्टम की मदद से वो सब धरती की मेंटल लेयर में एंट्री कर जाते हैं, जो काफी पतली होती है। 12 घंटे का इंतजार करने के बाद जोशुआ का नेविगेशन सोनार सिस्टम काले काले डॉट्स को स्पॉट करता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या है, जिस पर जोशुआ उनको बताता है कि ये एक खाली और खोखली जगह है और वो सब उस खोखली लेयर में से होकर एक ऐसी जगह पर गिरते हैं जो पूरी तरह से क्रिस्टल की बनी होती है। लेकिन शिप के अचानक से गिरने की वजह से उनके शिप में पीछे की ओर एक बड़ा सा क्रिस्टल घुस जाता है, जिसे ठीक करने के लिए उनमें से कुछ लोगों को बाहर इम्पेलर हिस्से से होते हुए जाना पड़ेगा, जो इस वक्त शिप का सबसे गर्म हिस्सा है। मजे की बात तो ये है कि इस शिप में प्रोपेलर्स को इस्तेमाल ना करके इम्पेलर्स को इस्तेमाल किया गया है और उन्हें इम्पेलर्स को ठंडा करने के लिए ये लोग उस पर थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस छिड़कते हैं। जिसके बाद वो सब बाहर आकर देखते हैं कि
ये दुनिया बहुत सुंदर होती है, पर वो इन सब चीजों से ध्यान हटाकर शिप को ठीक करने में लग जाते हैं, जहाँ पर जोशुआ और एडवर्ड क्रिस्टल को काटकर हटाने की कोशिश करते हैं। और जब क्रिस्टल कटने वाला होता है तो वो सभी ऊपर की ओर देखते हुए नोटिस करते हैं कि जिस छेद से हम लोग आए थे उसमें से अब लावा निकल रहा है जो नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से सभी क्रिस्टल पिघल रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड की ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल को काट नहीं पाएगा। इसीलिए जोशुआ अपनी ऑक्सीजन भी उसको दे देता है और एडवर्ड अपनी पूरी जान लगाकर क्रिस्टल को काटने लगता है। लेकिन जोशुआ को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो बेहोश हो जाता है, इसलिए रेबेका शिप को स्टार्ट कर देती है ताकि वो सिर्फ वहाँ से जल्दी निकल सके। लेकिन तभी ऊपर से इवर्जन के सर पर एक क्रिस्टल का टुकड़ा आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो खोलते हुए लावा में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उन सभी के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने दोस्त का शोक मना सके, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इवर्जन के मरने के बाद अब शिप की कमांड रेबेका अपने हाथों में ले लेती है। उधर जोशुआ को भी होश आ चुका है, जिससे सब बताते हैं कि अब हमारे बीच इवर्जन नहीं रहा। ये बात सुनकर जोशुआ को बहुत बुरा लगता है। उनकी शिप को चले हुए भी 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए वो आउटर कोर के बहुत करीब पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन तभी रेबेका की नजर सामने कुछ बड़ी चीजों पर पड़ती है। रेबेका जेम्स्की को बुलाकर उससे पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर जेम्स्की उसको बताता है कि ये डायमंड्स है। और ये सुनकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि अगर शिप पर जरा सी भी खरोच आई तो शिप डैमेज हो जाएगा। रेबेका बचते बचाते हुए शिप को डायमंड्स के बीच में से निकाल रही होती है, जबकि दूसरी तरफ शिप में बैठे सभी लोग शिप के आखिरी हिस्से में रखे सभी न्यूक्लियर डिवाइस को रेडी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से शिप के दुगने साइज का एक डायमंड शिप के कोने से टकरा जाता है, जिसकी वजह से शिप का आखिरी कंपार्टमेंट डैमेज हो जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को वो कंपार्टमेंट खाली करना पड़ता है, लेकिन उस कंपार्टमेंट में सारे न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं जिनके बिना ये मिशन फेल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर सर्ज वो सारे न्यूक्लियर डिवाइसेस जोशुआ को दे देते हैं, लेकिन वो गलती से उस कंपार्टमेंट के अंदर फंस जाता है जो बस इजेक्ट ही होने वाला है कि तभी जोशुआ रेबेका से इंजेक्शन सिस्टम को बंद करने के लिए कहता है। लेकिन डॉक्टर जेम्स्की उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम इसको रोक दोगी तो इसकी वजह से पूरा शिप बर्बाद हो सकता है। रेबेका उसे बंद नहीं करती है, जिसकी वजह से सर्ज की मौत हो जाती है। अब वहीं हमें ये दिखाया जाता है कि जोशुआ बहुत बड़े सदमे में है, क्योंकि अभी अभी उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। लेकिन उसे मिशन के लिए ये सब भूलना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ साथ हजारों लोग और उसका परिवार जिनसे वो प्यार करता है वो लोग भी मारे जाएंगे। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग पृथ्वी के आउटर कोर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें सभी धातु 6000 फ़ारेनहाइट की गर्मी से घुल रही होती है। जहाँ पहुंचकर डॉक्टर जेम्स्की बोलते हैं कि हमारा अनुमान गलत निकला, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी कुछ ज्यादा ही कम है, जिसकी वजह से हमारे पास जितना न्यूक्लियर पदार्थ है उनके विस्फोट से इतनी बड़ी शॉकवेव पैदा नहीं होगी जिससे धरती को झटका लग सके और इसका कोर दोबारा से किक स्टार्ट हो जाए। जहाँ डॉक्टर जेम्स्की ये भी कहते हैं कि हमारा यहाँ पर आना एक फेलियर है, हमें अब वापस चलकर प्लान बी को अपनाना चाहिए। डॉक्टर जेम्स्की की बात सुनकर सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये प्लान बी है क्या। जहाँ जेम्स्की अपनी रेड फाइल निकालकर उन्हें बताते हैं कि कुछ समय पहले यूएस मिलिट्री को ये भनक लगी थी कि किसी दूसरे देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम कहीं भी भूकंप पैदा कर सकते हैं। इसलिए कर्नल थॉमस पर्सेल ने जेम्स्की की निगरानी में जवाबी हमले के लिए उनसे भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाया, जिसका नाम उन्होंने डेस्टिनी रखा था, जिसकी मदद से हम हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को सीधा धरती के अंदर फेंक सकते हैं। जिसे सुनकर जोशुआ और सारे लोग अब समझ जाते हैं कि धरती के इस विनाश के पीछे डेस्टिनी और यूएस गवर्नमेंट का ही हाथ है। जिधर जेम्स्की एक और सुझाव देता है कि हमें एक बार फिर से डेस्टिनी को चलाकर देखना चाहिए, जिसकी वजह से फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट होगी और शायद धरती का कोर फिर से घूमने लग जाएगा। लेकिन जोशुआ उन्हें साफ मना कर देता है कि अगर हमने ऐसा किया तो इससे पूरी पृथ्वी एक बार में ही तबाह हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें जनरल भी सुन रहे होते हैं, जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सूरज की सीधी किरणें धरती पर गिरती हैं, जिस कारण से बड़े बड़े ब्रिज पिघलने लगते हैं। इस तबाही को देखकर अब जनरल डेस्टिनी को दोबारा से स्टार्ट करने की सोच लेते हैं, लेकिन जोशुआ अपने एक दोस्त से संपर्क करता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में डेस्टिनी को रोकना पड़ेगा, अब इस दुनिया का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड और जोशुआ इस कोर को घुमाने का कोई तीसरा प्लान ढूंढ रहे होते हैं कि तभी जेम्स्की उन्हें बताता है कि अगर हम सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को अलग अलग चारों तरफ रखकर उन्हें एक साथ फोड़े तो एक बहुत बड़ी शॉकवेव क्रिएट होगी, जिससे पृथ्वी को एक जोर का झटका लगेगा, जिसकी मदद से पृथ्वी को पुनः किक स्टार्ट किया जा सकता है। पर इसके लिए उन्हें न्यूक्लियर डिवाइसेस को हर एक कंपार्टमेंट में रखना होगा और उन्हें मैनुअली इजेक्ट करना होगा, पर सिस्टम कंपार्टमेंट को अपने आप इजेक्ट करता है, इसलिए हमें सिस्टम को मैनुअली सेट करना होगा, जिसके लिए हमें इम्पेलर सेक्शन में जाना होगा, जिसका तापमान अब 8000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और इस बार हमारे पास नाइट्रोजन भी नहीं है। जहाँ एडवर्ड अपना दिल मजबूत करके इस दुनिया के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है और वो जैसे ही इम्पेलर सेक्शन में कदम रखता है वहाँ का तापमान इतना ज्यादा होता है कि उसके हाथ का लोहे का औजार भी पिघलकर गिर जाता है। उसके जूते भी अब पिघलने लगते हैं, लेकिन एडवर्ड अपनी जान की बाजी लगाकर सिस्टम को मैनुअल कर देता है। जहाँ दूसरी ओर मिलिट्री वाले डेस्टिनी को शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन रैट अपनी पूरी कोशिश में लगा होता है और आखिर में जैसे ही जनरल उसे ऑन करने वाला होता है तभी रैट उनके सिस्टम में घुसकर उनके सारे एक्सेस को छीन लेता है और डेस्टिनी की पावर कट कर देता है। जहाँ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोशुआ और जेम्स्की का एडवर्ड की वजह से मैनुअल सिस्टम ऑन हो जाता है और वो दोनों न्यूक्लियर डिवाइसेस को कंपार्टमेंट्स में एक एक करके इजेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार जोशुआ को महसूस होता है कि अभी भी हमारे पास पूरे एक्सप्लोजिव्स नहीं है जिससे हम एक शक्तिशाली शॉक वेव क्रिएट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक मैसिव ब्लो होता है
है, जिसके कारण शिप को एक बड़ा झटका लगता है, जिसमें जेम्स्की वहाँ पड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स के नीचे फंस जाता है और वो कंपार्टमेंट भी इजेक्ट होने वाला होता है। जोशुआ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स्की उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है, मगर जाते जाते वो उसे एक ब्रिलियंट आइडिया बताकर जाता है, जिसमें वो कहता है कि अगर तुम्हें आखिरी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव की पावर को बढ़ाना है तो तुम्हें शिप की फ्यूल रॉड का इस्तेमाल करना होगा, पर इससे शिप अपनी पूरी पावर को खो देगा और तुम भी यही फंसकर रह जाओगे। जोशुआ वैसा ही करता है, वो आखिरी एक्सप्लोजिव का इफेक्ट बढ़ाने के लिए शिप की रॉड का इस्तेमाल करता है, जिससे शिप की पूरी पावर चली जाती है। उधर जोशुआ और रिबेका अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी जोशुआ के दिमाग की बत्ती जलती है, क्योंकि शिप यूरोप्टेनियम से बना है, जिसको पावर, एनर्जी और प्रेशर से मिलती है। इसलिए जोशुआ इसके धातु को सोलर प्लेट की तरह इस्तेमाल करके शिप को एनर्जी दे रहा होता है कि तभी एक एक करके वहाँ सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव फट जाते हैं, जिससे शिप को एक पावर बूस्ट मिल जाता है, जहाँ इस ब्लास्ट की वजह से एक बहुत बड़ी शॉकवेव क्रिएट होती है, जिसके कारण पृथ्वी की कोर फिर से घूमने लगती है और दुनिया भर में हो रही सभी अजीब घटनाएं बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे ओजोन लेयर भी हील होना शुरू हो जाती है। उधर जोशुआ और रिबेका बहुत तेजी से जमीन को चीरते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके शिप की पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके शिप को एनर्जी, हीट और प्रेशर से मिल रही थी। हमारे हीरोज एक बार फिर से समुद्र के नीचे एक अनजान जगह पर बिना किसी सिग्नल के फंस जाते हैं, लेकिन जोशुआ इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं था, इसलिए वो एक बार फिर से अपना तेज दिमाग चलाता है और पानी में शिप के अंदर बची हुई कुछ एनर्जी से एक सोनार वेव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सारी डॉल्फिन्स और वेल्स उसके शिप की चारों ओर घूमने लगती है, जिससे वो शिप यूएस आर्मी की नजर में आ जाती है और आर्मी उन्हें वहाँ से बचा लेती है। जोशुआ ने पूरी दुनिया को बचा लिया था, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि फिल्म के आखिरी सीन में रैट उस रेड फाइल के साथ दिखाई देता है, जिसमें यूएस गवर्नमेंट की सारी जानकारी है। रैट उसे लेकर एक अननोन कैफे में बैठा है और प्रोजेक्ट डेस्टिनी की पूरी जानकारी दुनिया के सभी कोनों में भेज देता है और हमारे अननोन हीरोज के बारे में पूरी दुनिया को बता देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर